डालो ब्रेटन वुड, हेडिंग डालो बाबू ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड, ठीक है ना, ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड कहां पर है बाबू? हैम्पशायर अमेरिका, यूएसए में। कहां पर है बाबू? हैम्पशायर अमेरिका में। देखो ब्रेटन वुड एक स्थल है, ठीक है ना, एक स्थल है जहां जो कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के हैम्पशायर में स्थित है, ठीक है ना। अब देखो ब्रेटन वुड में एक बैठक होती है। कब बैठक होती है बाबू? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में क्या होता है? एक बैठक होता है। 1944 में जब बैठक होता है तो किसको लेकर के बैठक होता है? अब आपको बताते हैं। 1944 में बैठक होता है। आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर के कब तक? 45 तक। कब तक? 1939 से लेकर के 45 तक क्या हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अब तुम सोचो, अगर इतने कम समय में आपने देखा अफगानिस्तान का हालत देखा, आपने सीरिया, ईरान जैसे देशों का देखा, आपने देखा अभी रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया, तो आपने एक दो सालों में अगर देख रहे हैं कि एक दो साल के युद्ध में अगर देश की हालत इतना ज़्यादा खस्ता हो सकती है, इतने ज़्यादा जर्जर हो सकते हैं, तो सोचो जो युद्ध पूरी दुनिया में 39 से लेकर 45 तक चला था, अर्थात 5 सालों तक चला हो, तब क्या हुआ होगा देशों की हालत? समझ रहे हो? वहाँ की बिल्डिंगों का क्या हालत हुआ होगा, रोड का क्या हालत हुआ होगा, हाईवे का क्या हालत हुआ होगा, इंडस्ट्री का क्या हालत हुआ होगा, एयरपोर्ट का क्या हालत होगा, सारी चीज़ों कैसे हो गएंगे? ध्वस्त हो गए होंगे कि नहीं? अब भाई साहब उन ध्वस्त चीज़ों को फिर से डेवलप करने के लिए, फिर से विकास कैसे किया जाए, इसी को लेकर के दुनिया में कहाँ पर? अमेरिका के ब्रेटन वुड में एक बैठक हुआ कि भाई साहब हम कैसे इस चीज़ से निकलें, इन चीजों से हम कैसे निकलें। इसी को लेकर के ब्रेटन वुड में क्या हुआ बाबू? बैठक हुआ और कहा गया कि हम एक ऐसी संस्था का गठन करेंगे जहां से हमें क्या होगा बाबू? पैसे की प्राप्ति होगी, और इस प्रकार हम क्या करेंगे बाबू? अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करेंगे, अपने देश को फिर से खड़ा करेंगे, रीबिल्ड करेंगे बाबू। इसके लिए ही ब्रेटन वुड में क्या हुआ बाबू? एक बैठक हुई, ठीक है ना। समझ में आया? तो अब देखते हैं ब्रेटन वुड में 39 से 45 तक, 1939 से 45 तक आपको पता है कि पूरी दुनिया में राजा कौन था बाबू? ब्रिटेन। कौन था बाबू? ब्रिटेन। पूरी दुनिया पे कौन राज कर रहा था? ब्रिटेन ही, अंग्रेज ही, ठीक है ना। पूरी दुनिया पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों की भाई साहब एकदम खस्ता हालत हो गया था, एकदम उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई थी भाई साहब। इनके खत्म होने पर, ब्रिटेन का साम्राज्य जब खत्म हुआ बाबू, जब पूरी दुनिया से इनकी सत्ता खत्म हुई, तो दो देश भाई साहब ताकतवर बन के उभरे। एक तरफ था बाबू अमेरिका, एक तरफ कौन था? यूएसए था। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरे तरफ कौन था बाबू? सोवियत रूस। कौन था बाबू? यूएसएसआर। क्या नाम था बाबू? यूएसएसआर, जिसे कहते हैं हम लोग सोवियत रूस के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? सोवियत रूस के रूप में जानते हैं। जब ब्रिटेन का पतन हुआ तो दो देश उद्भव हुए, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। दो देशों का उद्भव हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से कहानी बाबू ब्रेटन वुड की शुरू होती है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि ब्रिटेन का क्या हुआ बाबू? खस्ता हालत भाई साहब, उसका पतन हुआ। जब पतन हुआ तो दो देश आए, अमेरिका और यूएसएसआर। अब इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बाबू पूरी दुनिया का फिर से पुनर्निर्माण की बात आई तो क्या हुआ? 1944 में एक बैठक हुई, जिसको लेकर के एक बैठक हुई और कहा गया कि हम 3 संस्थाओं का गठन करेंगे, और इन 3 संस्थाएं हमें क्या देंगी बाबू? पैसा देंगी, हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे, जिससे हमारी दुनिया का फिर से विकास हो सके, फिर से अवसंरचना का निर्माण हो सके। इसी के लिए 3 चीजें बनाई गई। क्या क्या बाबू? एक का नाम रखा गया, कहा गया कि एक का नाम हम रखेंगे IMF। क्या नाम रखा गया? एक का IMF। दूसरे का क्या नाम रखा गया बाबू? वर्ल्ड बैंक। क्या रखा गया? वर्ल्ड बैंक रखा गया। तीसरे का क्या नाम रखा गया? IMF रखा गया। ITO रखा गया। क्या नाम रखा गया? ITO। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या है बाबू? IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या नाम रखा गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रखा गया। वर्ल्ड बैंक, WB का नाम क्या है बाबू? वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। ITO का इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ब्रेटन वुड में बैठक हुआ कब? 1944 में, और कहा गया कि हम 3 संस्थाएं स्थापित करेंगे। एक का नाम IMF रखा गया, दूसरे का नाम वर्ल्ड बैंक रखा गया, तीसरे का नाम ITO रखा गया। क्या रखा गया बाबू? ITO रखा गया। कहा गया कि IMF के द्वारा हम क्या करेंगे भाई साहब? अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। डब्ल्यू बैंक के द्वारा क्या किया गया कि हम अवसंरचना का निर्माण करेंगे, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, उसके अलावा भाई साहब अन्य चीजों पर गरीबी, बेरोजगारी जैसे चीजों को कम करने के लिए हम किसका स्थापित करेंगे? वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF क्या कर देंगे? सदस्य देशों को क्या देंगे बाबू? पैसा देंगे, और उस पैसे से हम अपना क्या करेंगे बाबू? डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इन संस्थाओं को स्थापित किया गया था। तो देख लेते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी बाबू? स्थापना वर्ल्ड IMF की स्थापना कब होती है बाबू? 27 दिसंबर 1945 को। कब? 27 दिसंबर 1945 को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है ना, इसकी भी स्थापना कब होती है? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है बाबू? इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC। कहां पर? वाशिंगटन DC। ठीक है ना, कहां पर है वाशिंगटन DC? अमेरिका में है। कहां पर? वाशिंगटन DC कहां है? अमेरिका में। और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहां है बाबू? वाशिंगटन DC में, हेडक्वार्टर। ठीक है ना, हेडक्वार्टर आप इसका लिख लीजिए। हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ठीक है ना, इसका भी मुख्यालय कहां? अभी बताते हैं। ITO का अलग कहानी बन गया था, इस वजह से उसे छोड़ रखे हैं। ठीक है ना, इसमें कुल कितने देश हैं बाबू? IMF में कुल कितने देश हैं? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? आप देखोगे सदस्य देश 190 देश हैं। कितने? IMF में कुल कितने देश हैं बाबू? 190 देश हैं। अब आपसे पूछें कि 190वां देश मतलब अंतिम देश इसका कौन बना था, तो लिखो अंडोरा बना था। कौन बना था बाबू? अंडोरा। इसका अंतिम देश कौन था? अंतिम देश अंडोरा था। अंडोरा, क्या नाम था बाबू? अंडोरा, ध्यान रहे। ठीक है ना, और इसमें कुल कितने सदस्य हैं बाबू? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश देखोगे तो इसमें 189 हैं। कितना? 189। 189वां देश कौन सा? नौरू है। क्या है बाबू? उसका क्या नाम है? नौरू है। ठीक है ना, नौरू। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक में कुल कितने देश हैं बाबू? 190 देश हैं। IMF में कुल कितने देश हैं? 190 देश हैं। इनकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। इसका इन दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC आपका कहां पर बाबू? अमेरिका में है। ठीक है ना, अमेरिका में ये दोनों ही संस्थाएं हैं। अब देखो IMF के लिए क्या कहा गया कि IMF क्या करता है? सदस्य देशों को, मतलब इन 190 देशों को क्या करता है? अल्पकालिक ऋण देता है। क्या करता है बाबू? अल्पकालिक ऋण देता है। क्या करता है? अल्पकालिक ऋण देता है। कम समय के लिए अल्पकालिक ऋण देता है, पैसा देता है। ठीक है ना, फंड प्रोवाइड करता है, अल्पकालिक ऋण देता है। किस किस लिए देता है बाबू? जैसे आप भुगतान संतुलन, जैसे व्यापार करते हो ना बाबू, तो मान लो कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों का भाई साहब व्यापार एक समान तो नहीं होगा। किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होता है। तो जिस व्यक्ति को हानि होता है वह व्यक्ति क्या करता है भाई साहब? अपनी अर्थव्यवस्था में उस पैसे को कमी करने के लिए, उस पैसे को पूरा करने के लिए क्या करते हो? कहीं से कर्ज लेते हो। जैसे बाबू क्या करते हो, घर में शादी विवाह होता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख हम क्या करते हैं? अगल बगल से, अड़ोस पड़ोस, नाते रिश्तेदार से पैसा लेते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें खर्च कितना करना होता है? 10 लाख 15 लाख 8 लाख जैसे भी अपनी क्या होती है भाई साहब, हमारी जितनी भी क्षमता होती है उस आधार पर हम खर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को, अधिकतर व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है? कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि खर्च ज्यादा होता है। तो जो खर्च से ज्यादा पैसा आपको लेना पड़ता है वो कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, भुगतान संतुलन में ज्यादा खर्चा हो जाता है भाई साहब, तो उस चीज को पूरा करने के लिए हम कहां से पैसा लेते हैं? IMF से लेते हैं। कहां से लेते हैं? जैसे लिख लो इसके नीचे, भुगतान संतुलन करने के लिए, भुगतान संतुलन को पूरा करने के लिए, भुगतान संतुलन, ऐसे लिखो, भुगतान संतुलन को पूरा करने के लिए। और भाई साहब आपके यहां मुद्रा संकट आ जाए, मान लीजिए आपके यहां, आपके देश में, तो भी इन्फ्लेशन आ जाए, तब भी कहां से पैसा लेते हैं आप? IMF से। मुद्रा संकट जैसे अभी आपको पता होगा कि वेनेजुला में कुछ दिन पहले
मुद्रा संकट आया था, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों में कहां से हम पैसा लेते हैं बाबू? आईएमएफ से लेते हैं। कहां से पैसा लेते हैं? आईएमएफ से। और ध्यान रहे आईएमएफ कैसा पैसा देता? बहुत कम समय के लिए देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भुगतान संतुलन साल भर पे बनता है, एक साल के व्यापार को लेकर के बनता है, ठीक है ना। मुद्रा संकट भी कम समय के लिए, इसलिए ये कम समय के लिए पैसा देता, अल्पकालिक देता। अब आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक। ये क्या करता है बाबू? जैसे अपने देश में क्या, अब देखो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, यहां से देखो ये कहां से, इसकी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो हमने आपको क्या बताया कि पूरा देश, पूरा यूरोप कैसा हुआ था? एकदम ध्वस्त पड़ा था। तो फिर से उनको पुनर्निर्माण के लिए भाई साहब एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे, उद्योग धंधे, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बीमारियां चरम पर थी भाई साहब, इन सभी चीजों के लिए पैसा कहां से मिलेगा? वर्ल्ड बैंक देगा। कहां से बाबू? वर्ल्ड बैंक देगा। तो ये क्या करता है? सदस्य देशों को अपनों क्या करता है बाबू? गरीबी के लिए, बेरोजगारी, गरीबी कम करने के लिए, बेरोजगारी के कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, कौशल विकास के लिए, तथा अन्य, ठीक है ना, तथा अन्य बहुत सारे अभी और भी इसमें हम बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ बाबू? इनका कार्य भी आपने देख लिया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, इनका स्थापना भी देख लिया। तो इस संदर्भ में आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेटन वुड कहां पर स्थित है? तो ब्रेटन वुड अमेरिका में स्थित है। ब्रेटन वुड कब बैठक हुई थी? तो 1944 ईस्वी में। ब्रेटन वुड के दौरान कितनी संस्थाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो आप बताओगे 3। कौन कौन सा? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और तीसरा आईटीओ। आप बताओगे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? तो बताओगे 27 दिसंबर 1945 को। इनका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में। इनके कितने सदस्य हैं? तो आप बताओगे आईएमएफ के 190 हैं और बताओगे वर्ल्ड बैंक के बाबू 189 देश हैं। आईएमएफ का अंतिम देश कौन था बाबू? तो बताओगे आप अंडोरा है भाई साहब। आईएमएफ कैसे ऋण देता है? तो कहोगे अल्पकालिक ऋण देता है। आप कहोगे भाई साहब वर्ल्ड बैंक कैसे ऋण देता है? तो आप कहोगे दीर्घकालिक ऋण देता है। भाई साहब आईएमएफ किस लिए देता है? तो कहोगे भुगतान संतुलन के लिए। भाई साहब मुद्रा संकट की स्थिति में कौन देता है ऋण? आईएमएफ देता है। वर्ल्ड बैंक कब देता है भाई साहब? गरीबी कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, अवसंरचना निर्माण के लिए। कौन देगा पैसा बाबू? वर्ल्ड बैंक देगा। तो ये ध्यान रखना। देखो आप देख रहे होंगे कि आईएमएफ ब्रेटन वुड के बैठक में 1944 में हुआ था जो भाई साहब, इस बैठक में दो संस्थाएं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या हुआ था? सर्वसम्मति से स्थापित हो गया था। क्या था बाबू? सर्वसम्मति से स्थापित हो गया था। लेकिन भाई साहब आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई। आईटीओ की स्थापना क्यों नहीं हो पाई? तो हम आपको बताते हैं। देखो आईटीओ क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था भाई साहब पूरी दुनिया में मुक्त रूप से व्यापार कैसे हो, इसके लिए कौन सा संगठन बनाना था? आईटीओ। अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार हेतु आईटीओ की स्थापना करना था, ठीक है ना। अब ध्यान दो, आईटीओ की स्थापना क्यों करना था? ताकि हम पूरी दुनिया में क्या कर सकें? बिना भेदभाव के, बिना रुकावट के व्यापार कर सके, हर देश एक दूसरे से व्यापार कर सके। लेकिन भाई साहब यह संगठन स्थापित नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि एक तरफ अमेरिका था। कौन बाबू? अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर मतलब सोवियत रूस। इन दोनों के मध्य विवाद हो गया कि भाई साहब इन दोनों के मध्य विवाद के कारण आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ ब्रेटन वुड के बैठक में किस संस्था की स्थापना नहीं हो पाई थी? तो क्या बताओगे? आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई थी। आईटीओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बाबू? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों नहीं? क्योंकि जो अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और यूएसएसआर कैसा देश है? एक साम्यवादी या समाजवादी देश है। अब भाई साहब दोनों के विचार कहते थे अलग अलग थे। अब दोनों के विचार अलग थे तो व्यापार को लेकर के भी इनके विचार अलग थे। इसलिए किसके विचारधारा के अनुसार पूरी दुनिया में व्यापार हो, इस वजह से मतभेद हो गया। और मतभेद होने के कारण बाबू ये क्या हुआ? आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई। तो ये ध्यान रखना है कि आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई थी। कहां पर? ब्रेटन वुड के बैठक में। अब आपसे एक बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ब्रेटन
ब्रेटन वुड का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ब्रेटन वुड का जुड़वा किसे कहते हैं? दोनों का मतलब एक ही है। किसे कहते हैं बाबू? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड का जुड़वा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों की स्थापना कब हो रही है? एक ही डेट में हो रही है। दोनों एक ही दिन क्या हो गया? स्थापित हो गया, और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने बिना विरोध के क्या कर दिया? इन संस्थाओं की स्थापना कर दिया, ये दोनों। लेकिन भाई साहब इसकी स्थापना नहीं हो पाई, इसलिए कहते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड का जुड़वा। तो भाई ये भी लिख लो, लगे हाथ पूरा कर लेते हैं। लिखो आईएमएफ और, नोट करके लिखो, नोट करके, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड का, ब्रेटन वुड का जुड़वा कहते हैं, जुड़वा कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं, ब्रेटन वुड का जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्रेटन वुड का जुड़वा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ब्रेटन वुड का जुड़वा किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। किसको कहते हैं बाबू? ब्रेटन वुड को जुड़वा किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड का जुड़वा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अब बाबू अगर आपसे पूछें कि एक चीज और, आईएमएफ जो है ना, एक चीज और यहां लिखना है हम लोगों को आईएमएफ के बारे में। जो आईएमएफ है, इस आईएमएफ में नोट नंबर 2 है, ठीक है ना। आईएमएफ में भारत श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है ना। देखो, अर्थात जो आईएमएफ संस्था बनाई गई है, उस संस्था में भारत अपना तो प्रतिनिधि भेजबे करता है, साथ में श्रीलंका और बांग्लादेश और भूटान का भी प्रतिनिधि बना पड़ा है। इन लोगों का, इन 3 देशों का अपना कोई प्रतिनिधि नहीं है आईएमएफ में, बल्कि इनकी तरफ से भी कौन बोलता है? इनकी तरफ से भी प्रस्ताव कौन पेश करता है? इनकी तरफ से कौन बातें रखता है? तो भारत ही इनके लिए क्या करता है बाबू? सारा कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे नहीं होता है बाबू, जाते हो तो क्या होता है कि मान लो कि एक ही परिवार है, 2-3 घर है, मतलब एक ही परिवार में 2-3 घर है मान लो, तो 2-3 लोगों में बटा हुआ है। तो कहीं शादी विवाह रहता है, तो मान लो किसी के घर में से नहीं जा पाते हैं, तो एक के घर में से कहते हैं बाबू हमारो न्योतवा ले जा, कहते हो ना कि हमारो न्योतवा ले जा। ठीक उसी प्रकार का भाई साहब आईएमएफ में जब दावत होगा तो भारत किसका प्रतिनिधि बन के जाएगा? श्रीलंका का, बांग्लादेश का, भूटान का, और अपना तो है ही है, ठीक है ना। समझ में आया ये बात? तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हम लोग ब्रेटन वुड देख लिए। अब हम लोगों को थोड़ा देखना है वर्ल्ड बैंक का, थोड़ा और विस्तार करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के संस्थाओं के लिए, वर्ल्ड बैंक के कई सारे भाग हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का भी कई सारा भाग है, उसके अंतर्गत भी कई सारे संस्थाएं बने हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक बार हम लोग पूरा एक बार समझ लेते हैं। देखो ब्रेटन वुड में, देखो ब्रेटन वुड की बैठक कब हुई थी? 1944 में। कहां पर? अमेरिका में। ब्रेटन वुड की बैठक 1944 में अमेरिका में। इसके दौरान कितनी संस्थाओं का स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? 3। क्या क्या नाम था? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईटीओ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूबी का क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड बैंक, और आईटीओ का इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम है भाई साहब। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, वर्ल्ड बैंक का 27 दिसंबर 1945 का, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इसके कितने सदस्य हैं? 190। इसके कितने सदस्य हैं भाऊ? 189। ये आईएमएफ कैसा ऋण देता? अल्पकाल के लिए देता है। वर्ल्ड बैंक कैसा देता है? दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। यहां पर लिख लेना, दीर्घकाल के लिए ऋण देता है, ठीक है ना। और भाई साहब हमने बताया आईटीओ की स्थापना अमेरिका और यूएसएसआर के बीच विवाद होने के कारण इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईटीओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ध्यान रहे कि पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार कैसे हो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड का जुड़वा। क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि ब्रेटन वुड में इन दोनों संस्थाओं का सर्वसम्मति से स्थापित हो गया था। उसके अलावा भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश 3 देशों का भी प्रतिनिधि बने पड़ा हुआ है। तो यहां तक ये नॉर्मल सा जानकारी था। अब हम लोग आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी और भाई साहब खोलकर देखते हैं ना, ठीक ना। खंडब्बे में अभी बहुत कुछ इसमें रखा है, ठीक है ना। तो ये हम देख लेते हैं।
आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। हम आ जाते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक को, तो ब्रेटन वुड कहाँ बाबू, ब्रेटन वुड की स्थापना, ब्रेटन वुड की बैठक कब हुई थी, ब्रेटन वुड कहाँ पर स्थित है, ब्रेटन वुड के दौरान कुल कितनी संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, कुल कितनी संस्थाएं स्थापित हुई, किसे ब्रेटन वुड का जुड़वा कहते हैं या ब्रेटन वुड का जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ ध्यान में रखना। आईटीओ की स्थापना क्यों नहीं हो पाई भाई साहब, किसके किसके मध्य विवाद के कारण आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई थी, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब डालो हेडिंग वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के कई सारे शाखाएं हैं, वर्ल्ड बैंक के भी कई सारे भाग हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का भाई साहब नेतृत्व करना है वर्ल्ड बैंक में। अब 189 देश हैं भाई साहब, 189 देश के बारे में अगर बात करना तो जाहिर सी बात है ना कि मतलब भाई साहब उसके अंदर और सारी शाखाएं बनाई गई। तो आप देखोगे इसके अंतर्गत एक संस्था है IBRD। IBRD क्या है, IBRD। और उसके अलावा एक संस्था है बाबू IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, क्या है IDA। उसके अलावा बाबू पहले दो देख लेते हैं हम लोग। IBRD इसे कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, रीडेवलपमेंट। देखो क्या है, हमने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक क्यों स्थापित हुआ था, IMF क्यों स्थापित हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार के समय ही स्थापित हुए थे। अब बाबू कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया कैसी हुई थी, चौपट हो चुकी थी, तो उनको पैसा दे करके उनको फिर से निर्माण करना, उनके देश के पोर्ट, बंदरगाह, रेलवे, सड़क, बाकी सब लाइनें, उद्योग धंधे, इन सब चीज़ों को क्या करना था भाई, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना था। फिर से बनाने के लिए क्या स्थापित किया गया था, IBRD स्थापित किया गया था, ठीक है ना, IBRD स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रहे। और इसी IBRD को क्या कहते हैं बाबू, वर्ल्ड बैंक, आगे वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना गया। तो क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड बैंक के किस संस्था को आगे क्या वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाने लगा, तो IBRD को। किसको बाबू, IBRD को लिख लो। आगे इसे वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाने लगा, वर्ल्ड बैंक के रूप में जाने लगे, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, आगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक किस आगे चल के किसी वर्ल्ड बैंक के रूप में जानने लगे, तो हम क्या लिखेंगे, बताएंगे बाबू, IBRD को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना IBRD के बारे में। बाबू IDA के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। IDA के बारे में लिखो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, IDA लिखो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या है बाबू, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखो ये क्या है, इसे विश्व बैंक का उदार खिड़की कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे विश्व बैंक का उदार खिड़की कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के कौन सी संस्था को, IDA को, इसे विश्व बैंक का उदार खिड़की कहते हैं, उदार खिड़की कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू, उदार खिड़की क्यों कहते हैं, देखो वर्ल्ड बैंक हमने कहा ना कि वर्ल्ड बैंक है, उस वर्ल्ड बैंक की कई सारे शाखाएं हैं, जिसमें से एक का नाम हमने आपको बताया IBRD, दूसरे का नाम बताया IDA, IDA का फुल फॉर्म बताया कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ये भी ऋण ही देगी, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड बैंक की शाखा है तो क्या करेगी, ऋण देगी। अब ये जितने भी वर्ल्ड बैंक की शाखाएं हैं, उन शाखाओं में सबसे सस्ता ऋण कौन देता है, तो कहोगे IDA,
इससे सस्ता ऋण वर्ल्ड बैंक का कोई शाखा नहीं देता है। इसी वजह से आईडीए को क्या कहते हैं, विश्व बैंक की उदार खिड़की कहते हैं, ठीक है ना। इससे सस्ता कोई ऋण नहीं देता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना, भूलना नहीं है कि पूछा गया क्वेश्चन किसे विश्व बैंक का उदार खिड़की कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को। किसको कहते हैं बाबू, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को। तीसरी संस्था है, लिखो आईएफसी, आईएफसी तीसरी संख्या, वर्ल्ड बैंक की तीसरी संख्या है, संस्था है आईएफसी, लिखो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है बाबू, ये देखो क्या करता है, ये सदस्य देशों का, मतलब जो लोग वर्ल्ड बैंक में मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं, उन सदस्य देशों के निजी संस्थानों को क्या करेगा, ऋण देगा। कौन बाबू, आईएफसी। लिखो सदस्य, इसके नीचे लिख लेना, सदस्य देशों को, सदस्य देशों को, सदस्य देशों के निजी संस्थानों के, सदस्य, सदस्य देशों के, देशों के निजी संस्थानों को ऋण देता है, निजी संस्थानों को ऋण देता है, ठीक है ना, निजी संस्थानों को ऋण देता है, ऋण देता है। तो ये हो गया क्या, वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है ना। अब हमने आपको ये सारा बता दिया, आईवीआरडी, आईडीए और आईएफसी, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की तीन संस्था और भी हैं, मीगा भी है, आईआईडीएससी है, इसके अलावा ये संस्थाएं भी हैं, लेकिन उतना हमको काम किससे है, इससे हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है ना, इससे हम लोग का काम चल जाएगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर, यहाँ तक, और बाकी जो भी हैं उसको हम लोग आगे देख लेंगे। आगे क्या देखेंगे, हम लोग को यहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक का ये। अब आ जाते हैं हम लोग आईटीओ वाले पे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या, अब यहाँ से आपको मिलेगा WTO आ जाएगा। कैसे WTO की स्थापना होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सब इतिहास है, इतिहास से संबंधित है, कैसे नहीं स्थापित हो पाया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देना है। अब देखो थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये वाला, बाकी अभी छोटे छोटे आ जाएंगे, परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ पर कौन सा है, ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ तक तो बड़ा ही है अभी फिलहाल तो। अब देखो हमने क्या बताया कि ब्रेटन वुड था बाबू, ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड का बैठक कहाँ था, स्थित कहाँ है, यूएसए में। भाई साहब कब बैठक हुआ, 1944 में। कब हुआ, 1944 में। तीन संस्थाएं स्थापित करने का भाई साहब प्रस्ताव रखा गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, और तीसरा बाबू आईटीओ। कौन, आईटीओ। भाई साहब हमने कहा कि IMF स्थापित हो गया, वर्ल्ड बैंक अब स्थापित हो गया, लेकिन यूएसए और, लेकिन दो देशों यूएसए और यूएसएसआर के बीच विवाद के कारण ये संस्था क्या हुआ, नहीं स्थापित हो पाया। भाई साहब हमने क्या बताया, आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन आगे चल करके आप देखोगे, आगे चल करके कि पूरी दुनिया में कैसे मुक्त व्यापार करना है, इसके लिए भाई साहब एक संस्था स्थापित किया जाता है। 1948 में गैट की स्थापना होती है। कौन सी बाबू, एक नई संस्था की स्थापना किया जाता है जिसका नाम रखा गया GATT। क्या नाम रखा गया बाबू, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या रखा गया बाबू, गैट की स्थापना होती है 1948 में। पूरी दुनिया में कैसे व्यापार करना है उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम क्या बाबू, पूरी दुनिया में मुक्त व्यापार करने के लिए एक संस्था होती है जिसका नाम क्या है, गैट। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट, ऐसे लिखो, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ। फुल फॉर्म क्या है इसका, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या होता है बाबू, जब आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाती है तो आगे 1948 में एक नई संस्था को स्थापित किया जाता है जिससे पूरी दुनिया में क्या हो सके बाबू, मुक्त रूप से व्यापार कर सके। लेकिन गैट की कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी बाबू, जैसे इसमें कमियां थी, केवल वस्तुओं के व्यापार, केवल वस्तु के व्यापार, वस्तु का व्यापार पर नियम बनाता है, नियम बनाएगा, ठीक है ना, केवल वस्तुओं के व्यापार। अभी समझा रहे हैं क्या कमी थी। केवल ये क्या करेगा, गैट क्या करेगा, केवल वस्तुओं के व्यापार पर नियम बनाएगा। विकासशील देशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, विकासशील
विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व नहीं था, देशों का प्रतिनिधित्व नहीं था, प्रतिनिधित्व नहीं था, ठीक है, प्रतिनिधित्व न के बराबर था। उसके अलावा देखोगे इसके नियम बाध्यकारी नहीं थे, नियम बाध्यकारी नहीं थे, बाध्यकारी नहीं थे, ठीक है ना, नियम बाध्यकारी नहीं थे। अब देखो 3 कमी थी गैट। 1948 में गैट की स्थापना होती, इसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें केवल वस्तु का व्यापार शामिल था, ठीक है, वस्तु केवल, मान लो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, बंदरगाह पर काउंट कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो वस्तुएं केवल उन्हीं को शामिल किया गया था। लेकिन भाई साहब आपको पता है कि वस्तु के साथ साथ आज की दुनिया में क्या होता है बाबू, व्यापार होता है किसका, आप कहोगे सेवाओं का। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पेशेवर, एक एक्टर, एक सिंगर, भाई साहब क्या करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, सेवा देते हैं। अभी अंबानी जी के शादी वेडिंग में आपको पता ही है कि भाई साहब कौन आए थे, विदेशी अमेरिका के कोई कलाकार आए थे। तो क्या एक प्रकार का सेवा है, उसके लिए भी तो नियम कानून बना होगा, तभी ना एक देश से पार होकर के भाई साहब 7 समुंदर पार करके यहाँ तक आ गए भाई साहब कमाने, 100 करोड़ कमा कर चले गए। तो ये क्या था, वो कौन नियम बनाया था, लेकिन इसमें गैट में वो कानून नहीं था, तो ये कमी थी, ठीक है ना, इसलिए केवल वस्तु शामिल था। विकासशील, भाई साहब आज की दुनिया में बताओ क्या एक ही देश व्यापार करता है, विकसित देश, विकासशील देश सभी व्यापार करते हैं ना। तो बताओ नियम कानून ऐसा बना रहे हो कि भाई साहब विकासशील देशों के बारे में सोचवे नहीं कर रहे, तो इस गैट में कमी था। तीसरा, इसके नियम बाध्यकारी नहीं थे, ये कोई भी नियम बनाएगा वो मानो या ना मानो ये वाली स्थिति थी। तो भाई साहब जहां मानो या ना मानो वाली स्थिति ना हो तो वहां तुम मानोगे नहीं, मानते हो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी कमियां थी, इसी कमी को दूर करने के लिए बाबू आगे चल करके 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी, देखो इन्हीं कमियों को दूर इन्हीं कमियों के कारण, इन कमियों को दूर करने के कारण, इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई संस्था स्थापित होती है। 1 जनवरी, लिखो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को एक नई संस्था स्थापित होती है जिसका नाम क्या है बाबू, WTO। क्या है, WTO, क्या, WTO की स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995 को क्या होता है, WTO की स्थापना होती है। और इस WTO में क्या आता है बाबू, केवल वस्तु नहीं, इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होंगे। इसमें भाई साहब विकासशील देशों को भी ध्यान रखा गया, इसके नियम बाध्यकारी हो जाएंगे, ठीक है ना। जो कमी उसमें थी उन कमियों को दूर करके क्या कर दिया गया, WTO की स्थापना कर दिया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे WTO, तो समझ में आ गया होगा कि WTO की कैसे स्थापना होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं WTO पर। अब हेडिंग डालो बाबू WTO। हो गया हो गया बाबू। अब आ जाते हैं हम लोग WTO, और WTO में एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग देखते हैं WTO में। अब इसी में आपको आएगा कॉपीराइट वाइट, बाकी चीज़ें, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। लिखो हेडिंग डालो WTO। फुल फॉर्म इसका होता है बाबू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है बाबू, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। स्थापना कब होती है बाबू, स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1 जनवरी 1995 में, 1995 में। कब बाबू, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है ना। उसके अलावा लिखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, जिनेवा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। इसमें देखो इसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश लिख लो, 164 सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा WTO के बारे में थोड़ा सा। अब WTO के कई सारी संस्थाएं हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ये तो सामान्य परिचय था ना बाबू WTO का। अब WTO का सामान्य से परिचय के आगे हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे, तब जाके आएगा बाबू गहराई वाला चीज, ठीक है ना, गहराई वाला चीज। WTO के घटक कौन कौन से हैं अब देखते हैं। WTO के घटक में आप देखोगे तो पहला घटक है बाबू गैट, हमने वही बताया ना, GATT, ठीक
ठीक ना, गेट। तो लिखो इसका तो बता ही दिए फुल फॉर्म क्या, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ। ये किससे कानून बनाता है बाबू, ये किसके लिए, हमने बताया किसके लिए था, आपको बता ही दिए, वस्तु के लिए, वस्तु के संबंधित कानून बनाता है, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, ठीक है। वस्तुओं से संबंधित कानून कौन बनाएगा, गैट। हमने बताया ना पहले, तो WTO में भी इसे शामिल कर लिया गया। कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं है, वो कमी है लेकिन हम पूरा कर लेंगे, तो गैट को भी WTO के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और गैट किससे संबंधित कानून बनाता है, तो वस्तुओं से संबंधित। अगला लिखो, दूसरा वाला लिखो बाबू, गैट के बाद लिखो दूसरा, लिखो गैट्स, दूसरा लिखोगे, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो गैट्स, GATS। इसका होता है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विस, सर्विस, सर्विस। क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विस। तो ये तो वस्तु वाला तो कोई दिक्कत नहीं कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित जो नियम कानून बनाएगा वो WTO का कौन सा संस्था, गैट। WTO के अंतर्गत ही है, WTO ही है, ठीक है ना। लेकिन WTO ने अपना काम किसको दे रखा है, गैट्स को, कि भाई जब तुम वस्तुओं के व्यापार से संबंधित कानून बनाओगे। उसके अलावा बाबू दूसरा है क्या, गैट्स। क्या बाबू, गैट्स। अब गैट्स के बारे में आपको हम बताते हैं कि गैट्स क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विस। तो यहाँ क्या है, सर्विस माने सेवा, सेवा मतलब, अब देखो सेवा में भी आप तीन चीज देख सकते हो। सेवा में आप देखोगे तो बीपीओ आप देखोगे, आप इसमें देखोगे KPO, क्या देखोगे, KPO। इसमें और क्या देखोगे बाबू, LPO, क्या देखोगे, LPO, क्या देखोगे, LPO। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, के मतलब नॉलेज सोर्स प्रोसेस आउटसोर्सिंग, L मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। भाई साहब बिजनेस मतलब, भाई साहब आपको पता है कि बिजनेस के सिलसिले में कोई व्यापार, कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है कि नहीं जाता है, तो कहोगे हाँ सर जाता है। तो दूसरे देश में कैसे कैसे जाते हैं, किस किस रूप में जाते हैं, तो आप कहोगे बिजनेस सोर्स के रूप में। बाबू आप बताओगे इनसे कि एक मिनट, जैसे बिजनेस सोर्सेज के अंतर्गत आप बताओगे कि कस्टमर केयर हो गया, क्या बिजनेस सोर्सेस के रूप में बाबू क्या करते हो, बिजनेस के रूप में आप कस्टमर केयर हो गए। होता है कि नहीं, एक कस्टमर यहां बैठ करके भाई साहब सेवा दे रहा है किसी कंपनी का, वो काम नहीं कर रहा है, वस्तु नहीं है, बल्कि क्या कर रहा, सेवा दे रहा, क्या सेवा दे रहा। तो आप कहते हो सैमसंग का हो गया, एप्पल का हो गया, अमेजोन हो गया, भाई साहब फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जितने भी ये सारी कंपनियां हैं क्या करते, उन अपने कस्टमर केयर रखती हैं और उनको सैलरी देती है कि नहीं देते। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की कोई कंपनी भारत में एक भाई साहब अपना ऑफिस खोल करके लोगों को अपॉइंट कर रखी है, और ये यहां से बैठ करके अमेरिका की जनता के लिए कस्टमर की सुविधा देते हैं, कस्टमर केयर की सुविधा देते हैं। समझ में आए क्यों, क्योंकि पता अगर अमेरिका में भाई साहब जॉब देंगे तो एक कस्टमर का ससुराल लाखों डॉलर देना पड़ेगा, और यहां पर एक लाख डॉलर में कई सारे लोगों को मिल जाएगा। भारत में ऑफिस खोल करके भारतीय लोगों को रख लिए हैं। समझ में, वो सब क्या किस में जाएगा, बिजनेस प्रोसेस। आप लिख लेना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक हम लिख दे रहे हैं फुल फॉर्म, बाकी आप एक नॉलेज, के फॉर नॉलेज, एल फॉर लीगल, ठीक है ना। एक हम लिख देते हैं बिजनेस, बिजनेस बिजनेस प्रोसेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, सोर्सिंग, ठीक है ना, सोर्सिंग। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, जैसे आपको देखोगे कस्टमर केयर, इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाएगा, कस्टमर केयर, कस्टमर केयर। उसके अलावा आप देख लोगे कस्टमर केयर के बाद डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, ठीक है। ये सारे काम किस में जाएंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। ये सब काम नहीं है, बल्कि क्या है भाई साहब, इससे भी पैसा मिलता है ना, जॉब करते हो ना, इन सब कार्यों को कस्टमर केयर का सपोर्ट करके, अकाउंटिंग का काम करके, भाई साहब डाटा एंट्री का काम करके, इन सबको भी करके आप पैसा कमाते हो। लेकिन कैसे भाई साहब, ये किस में जाएगा, सर्विस में जाएगा। किस में जाएगा, ये सब क्या है, सर्विस है, सेवा दे रहे हो। क्या दे रहे हो बाबू, सेवा दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे। और नॉलेज वाले में क्या हो जाएगा, आपको नॉलेज वाला पता होना चाहिए। नॉलेज में मतलब जैसे क्या, आपको पता है कि कंपनियां अपने यहाँ क्या, जैसे मान लो कि एप्पल है, अमेजोन है, टेस्ला है, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ
अपने यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञों को नियुक्त करती है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भाई साहब, कि हमारे यहाँ आओ, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो भाई साहब, मार्केटिंग कराओ कि कौन सा हम वस्तु बनाएं जो मार्केट में क्या हो सके, खरीद हो सके। तो ये क्या करना, नॉलेज मतलब ज्ञान वाले व्यक्तियों को बुलाते हैं। तो उसका भी व्यापार होता है कि नहीं। हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या है बाबू साहब, क्या है, मालिक बने पड़े हैं, सॉरी मालिक नहीं, वहाँ के हेड बने पड़े हैं, सीईओ बने पड़े हैं कि नहीं है। बहुत सारी कंपनियों का क्या है, सीईओ भारत के ही हैं, है ना। तो सब क्या है, नॉलेज है भाई साहब, रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं दूसरी कंपनियों के लिए। तो ये सब किस में जाएगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक लिख दिए बस, एक के फॉर नॉलेज, एल फॉर लीगल। अब भाई साहब लीगल वाले में आप देखोगे, तो लीगल वाले में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वकील रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बहुत सारी कंपनियां वकील रखती हैं ताकि उनका केस लड़ें, रखती हैं कि नहीं रखती हैं भाई साहब, उनको लीगल एडवाइज दें, ठीक है ना, कि कैसे हम काम करें, मतलब एक तरह से संवैधानिक रूप से कैसे काम करें, उसके लिए क्या होता है, वो सब एडवाइज करने के लिए अपना वकील रखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये सब क्या कहलाएगा, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सब क्या है, सेवा है, इन सब का व्यापार होता है। विदेश की कोई कंपनी भाई साहब क्या रख सकती है, वकील रख सकती है, रख सकती है कि नहीं। तो ये सब कुछ में किस में जाएगा, लीगल वाले में जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रही है तो ये किस में जाएगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इस प्रकार से भी तो व्यापार हो रहा है, ये सब भी व्यापार है। तो ये सब किस में जाएगा, सर्विस में जाएगा। किस में जाएगा बाबू, सर्विस में जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे उसके अलावा आप देखे होंगे, इन सबके अलावा आप देखे होंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर, सिंगर, एक्टर, ये सब किस में जाते हैं, ये सब भी पर्यटन, ये सब भी सर्विस में ही जाते हैं। कोई वस्तु नहीं बेच रहे हैं ये सब, लेकिन क्या है, सर्विस दे रहे हैं। कोई डांस करके सर्विस दे रहा है, कोई सिंगिंग करके सर्विस दे रहा है, कोई इंजीनियर बन के सर्विस दे रहा है, कोई डॉक्टर बन के सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा बाबू। तो ये सब क्या सर्विस है। तो ये सब किसके, इससे संबंधित जो कानून बनाएगा वो WTO का कौन सा संस्था, गैट्स। कौन बनाएगा बाबू, गैट्स बनाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है बाबू, उसका नाम है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स, TRI, ट्रिप्स, क्या बाबू, ट्रिप्स। इसका फुल फॉर्म लिखो, यहाँ पे लिखते हैं ताकि मुझे पूरा जगह मिल जाए, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ट्रिप्स लिखो, TRI, ट्रिप्स, ठीक है ना। इसका लिखो, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस संस्था के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए जाते हैं कई सारे चीजों पे। वो कैसा है बाबू, कौन कौन सा अधिकार, अब आपको हम बताते हैं। 4 चीजें होता है भाई साहब। आप कहोगे वो कौन कौन सा है सर जी, तो देखो, सबसे पहला आप कहोगे कॉपीराइट। क्या बाबू, कॉपीराइट, ठीक है ना। कॉपीराइट क्या होता है। दूसरा होता है बाबू दूसरा पेटेंट होता है, पेटेंट। दूसरा क्या होता है, पेटेंट। तीसरा कहोगे क्या होता है, तो तीसरा कहेंगे हम लोग ट्रेडमार्क होता है। तीसरा होता है, देखो तीसरा वाला ट्रेडमार्क, ठीक है ना। उसके अलावा चौथा कहोगे क्या है, तो कहोगे GI टैग होता है। चौथा आप लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, GI टैग, ठीक है ना। GI टैग चौथा वाला क्या है, GI टैग है, ठीक है ना। अब में हमने क्या देखा, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क और GI टैग। जैसे कॉपीराइट किस पर मिलता है, जैसे साहित्य और प्रकाशन पर। किस पर मिलता है, साहित्य और प्रकाशन पर, साहित्य एवं प्रकाशन पर, ठीक है ना। साहित्य और प्रकाशन पर क्या मिलता है, आपको कॉपीराइट मिलता है। कॉपीराइट मतलब, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी आपने कविता लिखा, कहानी लिखा, तो इस प्रकार के जो किसी प्रकार का चित्र बनाया, प्रकाशन किए, तो इन चीजों पर आपको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। तो कॉपीराइट का मतलब होता है एक अधिकार होता है, ठीक है ना, कि भाई साहब आपने रचना किया है तो आपको ही उस पर अधिकार मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं पता चले आपने रचना किया, दूसरा कोई अपने किताब में छाप करके अपना काम चला ले रहा है। तो क्या होता है कि इस चीज को रोकने के लिए कॉपीराइट अधिनियम आया, ठीक है ना। तो कॉपीराइट का प्रावधान आया। तो कॉपीराइट कितने साल के लिए दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। कितने साल के लिए, मैक्सिमम नहीं, इसमें
मृत्यु के बाद 60 साल तक बना रहता है, 60 साल के लिए बना रहता है, 60 साल तक बना रहता है, ठीक है ना, बना रहता है। अब इसका मतलब क्या है बाबू, जैसे मान लीजिए कोई कविता हमने लिखा, कोई कहानी लिखा, किसी प्रकार का साहित्य लिखा, कोई पुस्तक लिखी, तो उस पर अगर हम मुझे जो कॉपीराइट मिला है वो मेरे मरने के 60 साल बाद तक वो क्या रहेगा, हमें मिलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब है उस पर मेरा अधिकार रहेगा। मेरे मरने के 60 साल बाद क्या होगा, कॉपीराइट जो 60 साल तक जो कॉपीराइट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 60 साल तक बना रहता है। कितने सालों तक, 60 साल तक बना रहता है कॉपीराइट। किसके लिए मिलता है, साहित्य और प्रकाशन के लिए मिलता है, ठीक है ना। अगला देखिए पेटेंट, आविष्कार के लिए मिलता है। किसके लिए बाबू, आविष्कार के लिए। कैसे, मान लीजिए कोई आपने कार बना दिया, नई कार बना दी, नई बाइक बना दी, नई मोबाइल बना दिया, तो इस प्रकार के जो आविष्कार आप करते हैं उस पर क्या मिलता है बाबू, पेटेंट मिलता है। ये कितने साल के लिए मिलता है, ये किस पर मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है आविष्कार पर, आविष्कार करने पर, ठीक है ना। आविष्कार करने पर कितने, मैक्सिमम कितने साल के लिए मिलता है, तो आप कहोगे कि 20 ईयर। कितना बाबू, 20 साल के लिए, ठीक है ना, 20 साल के लिए मिलता है। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है, 20 साल के लिए आपको पेटेंट मिलता है। अब आ जाइए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या, विशिष्ट लोगो या लोगो जैसे आपने देखा होगा एप्पल का मोबाइल देखा होगा, तो एप्पल के पीछे जो कटा हुआ सेब होता है वो क्या है, एक प्रकार का ट्रेडमार्क ही है। क्या बाबू, एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, एक प्रकार का वो क्या है, ट्रेडमार्क है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, लोगो, और मान लीजिए इसके साथ एक चीज और शामिल किया जाता है, लोगो हो जाता है, और इसके साथ प्रतीक, लोगो और प्रतीक के रूप में, ठीक है ना, प्रतीक के रूप में। तो क्या होता है, जैसे सैमसंग का मोबाइल यस बना होता है, मेट्रोला के पीछे यम लिखा होता है, ये सारी चीजें, और थम्सअप पर ऐसे बना होता है, हाथ ऐसे उंगली दिखाया होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना बाबू, ये सब क्या है, एक प्रकार का लोगो या प्रतीक होता है, आपने देखा होगा। तो ये सारे क्या है, लोगो या प्रतीक है। जैसे हमारे सिक्कों पर क्या बना होता है, ऐसे बना होता है ना, तो ये भी एक प्रकार का लोगो या प्रतीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क किस पर मिलता है बाबू, लोगो या प्रतीक पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में, ये कितने साल के लिए मिलता है, तो ये लिखो मैक्सिमम ये 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है। ट्रेडमार्क कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए ईयर क्लियर। लेकिन ये प्लस आगे बढ़ता रहता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है, आगे इसे बढ़ाया जा सकता है। मिलता तो 10 साल के लिए ट्रेडमार्क आपको, जैसे मान लीजिए प्रतीक है, आपको उस पर क्या मिलेगा, जो अधिकार मिलेगा कितने साल के लिए, 10 साल के, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। जीआई टैग, जीआई टैग बाबू क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को विशिष्ट बनाने के लिए, कोई भौगोलिक क्षेत्र में वही चीज प्रसिद्ध है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वही चीज प्रसिद्ध है। जैसे आप कहते हो मकराना का मार्बल, क्या कहते हैं बाबू, मकराना का मार्बल। जैसे आप क्या कहते हो बाबू कि वाराणसी का तिरंगा बर्फी, क्या कहते हो बाबू, वाराणसी का तिरंगा बर्फी कहते हो ना, ठीक है ना। लंगड़ा आम कहते हो कि यहाँ का लंगड़ा आम है, फलाना जगह का लंगड़ा आम है। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे आप कहते हो कि अमरोहा का ढोलक, रामनगर का भांटा, ऐसे कहते हो ना। तो जो कोई वस्तु है, उस वस्तु से पहले अगर उस स्थान का नाम लिया जाता है तो उसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक, अर्थात उस प्रकार की विशिष्ट वस्तु केवल उसी जगह पर मिलती है। जैसे रसगुल्ला, कहाँ का, कलकत्ता का रसगुल्ला है। तो अब कलकत्ता में जो रसगुल्ला बनता है उस प्रकार का रसगुल्ला और भारत में कहीं नहीं मिलता उस स्वाद का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो ये जीआई टैग आपको ध्यान में रखना है। तो जीआई टैग कितने साल के लिए मिलता है, सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि जीआई टैग अधिनियम, जीआई टैग एक्ट या अधिनियम कब पारित किया गया था, 1999 में पारित किया गया था। जीआई टैग अधिनियम के तहत इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया 2003 में। जीआई टैग को लागू कब किया गया, 2003 में। और पहली बार दिया कब गया, 2004 में जीआई टैग दिया गया। किसे बाबू, दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय कहाँ पर पाया जाता, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल का है, ठीक है ना। जीआई टैग अधिनियम कब पारित किया गया, जीआई टैग अधिनियम 1999 पारित किया गया, लागू कब किया गया, 2003 में। और भाई साहब पहली बार जीआई टैग कब दिया गया, दार्जिलिंग चाय को, कब, वेस्ट बंगाल, 2004 में। अब भाई साहब ये कितने साल के लिए दिया जाता है, तो 10 साल के लिए ये भी दिया जाता है, ठीक है ना। 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए ये भी दिया जाता है। तो ये आपको एक बार फिर से देखिए, ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है,
ठीक है ना। ये हमने WTO वाले में बता रखा। उसमें क्या है बाबू, पहला कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI टैग। तो ये 4 महत्वपूर्ण होते हैं। कॉपीराइट किस पे मिलता है? साहित्य और प्रकाशन पर, मतलब एक प्रकार का अधिकार होता है, ठीक है ना। मृत्यु के 60 साल बाद तक ये बना रहता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप मर जाएंगे तो आपकी जो पुस्तक है उस पर आपके नॉमिनी को आगे उनको अधिकार मिलेगा। कितने साल के लिए? 60 साल तक वो अधिकार बना रहता है। पेटेंट कितने साल के लिए बाबू है? तो आप कहोगे 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। किस चीज पर? आविष्कार पर। दवाइयों पर भी पेटेंट मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क, लोगो और प्रतीक पर क्या मिलता है बाबू? ट्रेडमार्क मिलता है। जैसे भाई साहब आपने देखा कटा हुआ सेब, ठीक है ना, ये कितने साल के लिए मिलता है बाबू? 10 साल के लिए। GI टैग, GI टैग क्या? किसी वस्तु के भौगोलिक किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही उस प्रकार का वस्तु मिलता है, अर्थात वस्तु से पहले उस क्षेत्र का नाम लगाना भौगोलिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो GI टैग अधिनियम 1999 पारित किया गया और लागू कब किया गया? 2003 में। और भाई साहब पहली बार दार्जिलिंग चाय को क्या मिला? GI टैग मिला था। और यह GI टैग कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है।